हेलो दोस्तों, माई टिफिन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शाहरुख शेख और उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। हमारी शुरू हुई ये पेडागोजी सीरीज़, जिसमें हम आपको पेडागोजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। हमारा आज का चैप्टर है लिव वाइगोस्की की सोशो कल्चरल अप्रोच। आपका जो सीटेट का सिलेबस है उसमें 3 साइकोलॉजिस्ट जो है वो बाय नेम मेंशन है, मतलब उनका नाम डायरेक्ट सिलेबस के अंदर आया हुआ है। और वो 3 साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं? सबसे पहले है जीन पियाजे, दूसरे नंबर पर है लिव वाइगोस्की और तीसरे नंबर पर है लॉरेंस कोलबर्ग। तो इन तीनों की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने इससे पहले जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखे थे और आज के लेक्चर में हम लिव वाइगोस्की की सोशो कल्चरल अप्रोच या सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने आपको इस थ्योरी का नाम बताया तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये थ्योरी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है। हमने देखे थे कि डेवलपमेंट के अलग अलग डोमेन्स होते हैं, जैसे फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, मॉरल डोमेन, यानी कि बच्चे के अलग अलग तरीके का विकास किस तरीके से होता। तो ये जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। किस चीज के बारे में? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, कि बच्चे के दिमाग का विकास, बच्चे का जहनी विकास किस तरीके से होगा उसके बारे में है। ये थ्योरी दिए थे लिव वाइगोस्की ने, जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इस थ्योरी को कहा जाता है सोशो कल्चरल अप्रोच या फिर सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लिव वाइगोस्की का कहना यह था कि बच्चे का जो दिमाग है, बच्चे की जो जहनी सलाहियत है या फिर बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज उन्होंने कहा था कि सोशल इंटरैक्शन। सबसे पहली चीज सोशल इंटरैक्शन। बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सोशल इंटरैक्शन। दूसरी उन्होंने कहा था कि बच्चे का कल्चर, और तीसरा उन्होंने कहा था कि बच्चे की लैंग्वेज। ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये हमको याद रखना है और इसको याद रखने का एक निमोनिक डिवाइस है SCL। SCL सोशल इंटरैक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। सोशल इंटरेक्शन के अंदर बच्चे की सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे उसके कांटेक्ट में वो तमाम लोग आ जाएंगे, जैसे उसकी फैमिली, उसका पीयर ग्रुप, उसका स्कूल, उसके टीचर्स, उसके दोस्त, सब लोग। इन सब लोगों के साथ में इंटरेक्ट करके बच्चा सीखेगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। बच्चा जिस कल्चर में परवरिश पा रहा उस कल्चर के साथ में इंटरेक्ट करके उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, और वो लैंग्वेज को एज अ टूल इस्तेमाल करेगा और उसके जरिए उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। इन्होंने जो सोशल इंटरैक्शन और कल्चर को इंपॉर्टेंस दिए थे, इसी से इनकी थ्योरी का नाम बना है सोशो कल्चरल अप्रोच या सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम सबसे पहले वाइगोस्की साहब के बारे में कुछ बातें जानेंगे और उसके बाद इनकी थ्योरी शुरू करेंगे। लिव वाइगोस्की जो थे ये जीन पियाजे के कंटेम्पररी थे। कंटेम्पररी मतलब ये दोनों एक ही जमाने में काम किए, एक ही जमाने में जिंदा थे। इत्तेफाक से इन दोनों के जो पैदाइश का साल था वो भी सेम ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि जीन पियाजे इनको जरा लंबी उम्र मिली थी, 80-90 साल तक जिंदा रहे थे, मगर जो लिव वाइगोस्की है इनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। सिर्फ 38 साल ये इस दुनिया में जिंदा रहे, मगर इन्होंने 38 साल में जो काम करके गए हम आज भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही ज़हीन इंसान, बहुत ही ज़हीन इंसान थे लिव वाइगोस्की। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट जीन पियाजे भी थे, मगर जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट लिव वाइगोस्की भी है, मगर ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है।
कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये होता है कि ये उनका मानना ऐसा रहता कि जो बच्चे हैं वो बच्चे जो है वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते, बच्चे इसमें एक्टिव रखते अपने आप को, बच्चे एक्टिव रह के अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते। और वो किसके जरिए करते? वाइगोस्की का कहना था कि वो समाज के जरिए ये काम करते हैं, इसलिए ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। पियाजे सोशल इंटरैक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। उनका कहना था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है सोशल इंटरैक्शन। पियाजे डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस मानते थे, सॉरी पियाजे नहीं, वाइगोस्की, थोड़ा भावनाओं में बह गया मैं। वाइगोस्की सोशल इंटरैक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस मानते थे। वाइगोस्की एज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वाइगोस्की एज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। और वाइगोस्की का कहना था कि जो लर्निंग है ये प्रीसीड करेंगी डेवलपमेंट को, यानी बच्चा पहले सीखेगा उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होगी, बच्चा पहले सीखेगा उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होगी। अब ये कुछ जो पॉइंट्स थे हमने वाइगोस्की के बारे में देखे, अब हम चलेंगे इनकी थ्योरी की तरफ कि इनकी थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है। बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, 2 से 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए इससे। सोशो कल्चरल अप्रोच, वाइगोस्की का सोशो कल्चरल अप्रोच। अब बताओ इन्होंने कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंस दी थी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए? सर सबसे पहला सोशल इंटरैक्शन, फिर दूसरा है कल्चर, और तीसरा है लैंग्वेज। सर सोशल इंटरैक्शन का क्या मतलब होगा? सोशल इंटरैक्शन का मतलब ये होगा कि बच्चा जिसके आसपास में जो समाज है जिसके साथ में ये डील कर रहा है, जैसे उसकी फैमिली, उसके पीयर ग्रुप, उसके टीचर्स, उसका स्कूल, इन तमाम लोगों के साथ में इंटरैक्ट करके वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा। तो इन तमाम चीज़ों के साथ में वो इंटरैक्ट करेगा तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरैक्ट करेगा। किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में ये पढ़ा था, इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट फिर उसको क्या करेगा? इन्वायरमेंट उसको नर्चर करेगा। क्या कर सीखेगा बच्चा? इंटरैक्ट कर सीखेगा, उसके साथ तालमेल करके सीखेगा, उसके साथ में क्रिया करके सीखेगा, इंटरैक्ट कर सीखेगा। अब कल्चर का फर्क किस तरीके से गिरता है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर? जिस कल्चर में बच्चे की परवरिश हो रही है उसका बहुत ज्यादा फर्क रहता है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। अब समझो तुम कि 2 तरीके के बच्चे हैं। पहला बच्चा जो है वो गांव का रहने वाला है, इसकी जो परवरिश हुई वो खेती बाड़ी वाले खानदान में हुई, इसके माँ बाप किसान हैं, तो इसकी जो परवरिश हो रही है वो इस तरीके के कल्चर में हो रही है कि तमाम लोग वहां पर खेती बाड़ी करते हैं। ये जो दूसरा बच्चा है, ये दूसरा बच्चा एक शहर में रहता है, इसके जो माँ बाप है वो एक आईटी सेक्टर के अंदर काम करते, तो इसकी उस माहौल के अंदर परवरिश हो रही है। तो जो पहला बच्चा है इसको ऑटोमेटिकली उन तमाम चीज़ों की जानकारी हो जाएंगी कि खेत में हल कब चलाना होता है, खेत में बीज कब बोने होते हैं, बारिश के मौसम में कौन सी फसलें बोनी होती है, सर्दी के मौसम में कौन सी फसलें बोनी होती है, फसल काटते कैसा है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी उसको बिना एफर्ट के हो जाएंगी क्योंकि उसका कल्चर उस तरीके का है। मगर ये जो दूसरा बच्चा है जिसके माँ बाप आईटी सेक्टर में काम करते, इसको सोशल मीडिया के बारे में, नए नए गैजेट्स के बारे में, ये मोबाइल कौन सी कंपनी का है, इसमें कितने जीबी रैम है, इसमें ये लैपटॉप में कितना हार्ड डिस्क है, ये तमाम बातों की जानकारी इसको हो जाएंगी। तो ये कल्चर जो है इस तरीके से हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फर्क डालता है।
अब कल्चर के अंदर एक चीज आती है जिसके कहते हैं कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स, बच्चा कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता है अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। टूल्स के मायने होते हैं उपकरण। अभी मैं कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। ये जो मार्कर है मेरे लिए एक टूल है, ये जो डस्टर है मेरे लिए एक टूल है, ये जो ट्राइपॉड है जिस पर ये मोबाइल लगा है मेरे लिए एक टूल है, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये मेरे लिए एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके मैं आपको यूट्यूब पर सिखा रहा हूं। तो यूट्यूब भी मेरे लिए एक टूल है, इंटरनेट भी मेरे लिए एक टूल है। तो बच्चा भी इसी तरीके से अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करता है उसके डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो जो सबसे पहले टूल होते हैं इनके अंदर दो टाइप बताए गए हैं। तो पहला टाइप है टेक्निकल। पहला टाइप क्या है? टेक्निकल टूल्स। और दूसरा टाइप है साइकोलॉजिकल टूल्स। दूसरा टाइप क्या है? साइकोलॉजिकल टूल्स। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो भी चीजें डिजिटल होंगी, जो भी चीजें डिजिटल होंगी वो तमाम टेक्निकल टूल्स में आएंगी, और जो भी चीजें किसी लैंग्वेज, साइन या सिंबल से रिलेटेड है वो तमाम साइकोलॉजिकल टूल्स में आएंगी। अब मुझे आप एक एग्जांपल दीजिए, सॉरी मैं एक एग्जांपल देता हूं और आप मुझे इसका आंसर बताओ कि आप तमाम लोग YouTube के ऊपर ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो ये जो YouTube है आपके लिए कौन सा टूल है? टेक्निकल टूल है या साइकोलॉजिकल टूल है? बहुत सिंपल सा बात, बहुत सिंपल सी बात, टेक्निकल टूल है क्योंकि ये डिजिटल है। ये जो मोबाइल है ये भी टेक्निकल टूल है। आप जो गूगल का इस्तेमाल करते हो ये भी टेक्निकल टूल है। जो AI का इस्तेमाल करते हो ये भी टेक्निकल टूल है। जो कैलकुलेटर आप यूज करते हो ये भी टेक्निकल टूल है। अब जो लैंग्वेज, साइंस, सिंबल्स की बात आ गई, आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उसमें लैंग्वेज है, वो साइकोलॉजिकल टूल है। कोई भी बुक, आप ज्योग्राफी की क्लास में जब मैप से पढ़ते हो, छठी क्लास के बच्चे को इंडिया का मैप दिखाया जाता है, तो मैप भी क्या है? साइकोलॉजिकल टूल है। साइंस में जब हम बच्चे को चार्ट्स दिखाते हैं तो वो भी क्या है? साइकोलॉजिकल टूल्स है। तो ये याद रखना, ये टूल्स दो तरीके के रहते हैं, एक टेक्निकल और एक साइकोलॉजिकल। ओके, टेक्निकल उन्हें कहा जाता है जो डिजिटल होते हैं, और साइकोलॉजिकल जिनमें लैंग्वेज, साइन और सिंबल्स आ जाते हैं। तो हमने वाइगोस्की की थ्योरी में जो दो मेन एस्पेक्ट थे, सोशल इंटरेक्शन देख लिए और कल्चर देख लिए, और इन्हीं से मिलकर बनता है सोशो कल्चरल अप्रोच लेव वाइगोस्की का। अब जो तीसरा इनका एस्पेक्ट है वो है लैंग्वेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है वाइगोस्की ने लैंग्वेज को। उन्होंने कहा है कि बच्चा लैंग्वेज को भी एज ए टूल इस्तेमाल करेगा अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे लैंग्वेज को। वाइगोस्की का कहना यह था कि बच्चा 3 साल का होने से पहले, बच्चा 3 साल का होने से पहले जो थॉट होता है और जो लैंग्वेज होती है ये अलग अलग रहती। थॉट अलग चीज रहती, लैंग्वेज अलग चीज रहती। लेकिन जब बच्चा 3 साल का हो जाता तो लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे में मर्ज हो जाते, बच्चा 3 साल का होने के बाद में। ओके, ये बात, ये पॉइंट याद रखना। अब इन्होंने कहा था कि बच्चे में 3 तरीके की लैंग्वेज रहती है। कितने तरीके की लैंग्वेज रहती है? 3 तरीके की लैंग्वेज रहती। सबसे पहली रहती है सोशल स्पीच। सबसे पहली सोशल स्पीच। फिर दूसरी रहती है प्राइवेट स्पीच। दूसरी रहती है प्राइवेट स्पीच। और तीसरी रहती है इनर स्पीच। तीसरी रहती है इनर स्पीच। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर हमने अलग अलग तरीके की लैंग्वेज पढ़ी है। लैंग्वेज तो कुछ इस तरीके की रहती, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, ये लैंग्वेज अलग अलग तरीके की रहती। फिर ये सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और ये इनर स्पीच, ये क्या बोला है? ये इसके टाइप इसलिए बने हैं कि जब बच्चा अलग अलग स्टेज में रहता तब वो अलग अलग तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता। अब सोशल स्पीच जो है जब ये बच्चा दूसरों से बात करता, जब बच्चा दूसरों से बात करता। प्राइवेट स्पीच वो है जब बच्चा अपने आप से बुलंद आवाज में, लाउड आवाज में बात करता।
जिस तरीके से एक बच्चा है वो खेल रहा है अपने खिलौने से, उसका नाम है सोनू। तो सोनू ये बोल रहा है कि ये मेरी कार है, ये मेरी कार है। अब सोनू की कार ऐसे आ रही है, अब सोनू की कार ऐसे जा रही है, अब सोनू की कार ये पहाड़ पर चलेंगी, अब नीचे आएंगी। तो ये सोनू खेलते खेलते अपने आप से बुलंद आवाज में, लाउड आवाज में बात कर रहा है। तो ये है प्राइवेट स्पीच। और इनर स्पीच वो होती है जो हम मन के मन में बात करते, जो आवाज बाहर नहीं आती, मगर हम हमेशा हमारे मन के मन में जो बात करते रहते, उसको कहते हैं इनर स्पीच। अब इन तीनों को मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए तीनों समझा दिया। अब देखेंगे अपन एक एक की डिटेल्स। पहला है सोशल स्पीच। तो आपने पैजे की थ्योरी में देखा होगा कि सेंसरी मोटर में बच्चे में आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चे में आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और एक और चीज आती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्या आता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो सोशल स्पीच को अपन कह सकते हैं सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर। क्या कह सकते? सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर या फिर सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच। सर इसको सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच आप क्यों बोल रहे? हम इसलिए बोल रहे क्योंकि इसके अंदर बच्चा रोकर, हंसकर, चिल्लाकर, किसी भी तरीके से अपनी माँ को बताता है कि मुझे भूख लगी है, या फिर मैं परेशान हूं, या फिर मुझे कुछ चाहिए। बच्चा रोकर बताएगा, हंसकर बताएगा, कुछ भी कर कर बताएगा, मगर अपने आपके ऊपर डायरेक्शन को लाकर बताएगा। इसलिए इसको कहा जाता है सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर या सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच। और ये 3 साल से 5 साल की उम्र तक रहती है। कितने साल से? 3 साल से 5 साल की उम्र तक रहती है। बच्चा अपने आप को डायरेक्शन देकर ये दूसरों को बताता है कि मुझे क्या चाहिए। अब जो प्राइवेट स्पीच होती है, जो प्राइवेट स्पीच होती है, इसको और कहा जाता है सेल्फ रेगुलेशन। इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ रेगुलेशन। बच्चा बात करके अपने आप को रेगुलेट करता है। बुलंद आवाज में, लाउड आवाज में बात करके बच्चा अपने आप को रेगुलेट करता है। जैसे एक लड़की है जया नाम की, उसको ये कहा गया कि तुम सुबह के मंजर की, मॉर्निंग सीनरी की एक ड्राइंग तैयार करो, एक पेंटिंग तैयार करो। उसको कहा गया कि इसमें तुम बादल बनाओ, पहाड़ बनाओ, एक नदी बनाओ और एक छोटी सी झोपड़ी बनाओ और इसमें कलर करो। फिर जब वो पेंट कर रही है तो सीन कुछ इस तरीके का है कि उसके हाथ में पेंसिल्स है, ब्रश है, और पेंट करते करते वो कहते जाती है कि अब मैं ये बादल बना रही हूँ, अब मैं ये पहाड़ बना रही हूँ, अरे ये तो मैंने गलत लाइन बना दी, अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ से सही लाइन बनेगी, अब यहाँ से सूरज निकलेगा। अरे जया ये तो तूने गलत कर दिया, नदी का तो ब्लू कलर करना था, तूने तो पिंक पेंट कर दिया, अब तो तुझे सर डांटेंगे। तो ये जो बात हुई जो जया अपने आप से कर रही है, ये है प्राइवेट स्पीच, जिसको सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। अपने आप को रेगुलेट करना कहते हैं इसको। क्या है? सेल्फ रेगुलेशन। और ये कितने साल से कितने साल तक चलेंगी? ये 5 से 9 साल तक चलेंगी। कब से कब तक? 5 से 9 साल तक चलेंगी। अब इसका मतलब ये है कि 9 साल के बाद में नहीं रहती, नहीं, ये हमेशा रहती है। अब आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लो अपन, कि एक दफ्तर में एक एम्प्लॉय है, एक ऑफिस में, जब वो शाम को घर आता है तो घर पर आते आते रास्ते में खुद से बात करता है, यार आज बॉस ने बहुत काम दे दिया, बहुत इंसल्ट कर दिया, जो मैंने उसको सजेशन दिया था उसने वो भी किया नहीं, मेरे को कंपनी सैलरी भी टाइम पर देती नहीं। तो ये भी उसकी सेल्फ रेगुलेशन स्पीच है। मगर ये जो 5 से 9 साल की उम्र है, इस उम्र के अंदर ये स्पीच अपने चरम पर होती है, और इस स्पीच के जरिए वो बच्चा अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। ओके, अब आखिरी है हमारी इनर स्पीच। इसको साइलेंट इनर स्पीच भी कहते हैं। साइलेंट इनर स्पीच। और एक और बात, इसमें लैंग्वेज के साथ साथ में थॉट भी रहता है। सिर्फ बातें नहीं होती अपने आप से, बल्कि अपना विचार भी रहता है दिमाग में, क्योंकि बिना विचार के, बिना थॉट के ये बात हो ही नहीं सकती। ये हम किसी को सुनाते नहीं, सिर्फ अपने आप को सुनाते हैं, अपने मन के मन में बात करके। तो ये आता है बच्चे में 10 साल की एज के आगे। बच्चे में कब आता है ये?
10 साल की एज के आगे, और इसमें थॉट शामिल रहेगा लैंग्वेज के साथ में। जिस तरीके से अब एक बच्चा है, उसको मैथमेटिक्स की क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपने मन के मन में बोलेगा, यार आज ये अलजेब्रा का ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया, अब कैसा होगा, एग्जाम भी नजदीक आ रहे, अब कैसा होगा, मेरे से ये सम भी सॉल्व नहीं हुआ। अगर बहुत सारे बच्चों के, आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप भी कभी कभी अपने आप से कहते होंगे कि सीटेट का एग्जाम क्रैक करना है, अभी तो पेडागोजी का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, अभी तो मैथ भी बाकी है, अभी तो इन्वायरमेंट भी बाकी है, अभी तो लैंग्वेजेस भी बाकी है, फिर अब क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, ये चैप्टर भी बाकी है। तो ये जो आप अंदर ही अंदर मगर अपने मन में बात कर रहे हो, जोर से किसी को सुनाई नहीं दे रही, तो ये है आपकी इनर स्पीच। तो सोशल स्पीच भी आपको मैंने बता दिया, प्राइवेट स्पीच भी बता दिया, और इनर स्पीच भी बता दिया। अब एक बात याद रखना कि बहुत सारे बच्चे ये जो प्राइवेट स्पीच है, ये जो प्राइवेट स्पीच है, इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं, इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं। बहुत सारे दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर तुमको कुछ ये भी देखने को मिलेगा कि इसको बच्चे कहेंगे या टीचर्स भी बोलेंगे कि ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है। मगर अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक लड़की है जया नाम की, उसको पेंटिंग करने के लिए बोला गया, वो पेंटिंग करते करते कहती है कि ये नदी का कलर ब्लू नहीं, और ये नदी का कलर ब्लू होना चाहिए था, तूने तो पिंक कर दिया, ये पहाड़ ऐसे बनाएंगे, सूरज यहाँ से निकलेगा। ये कौन सी स्पीच है? और तुमको ऑप्शन में दिया है सोशल स्पीच, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच। अब जो बच्चों ने इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला था वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच दोनों भी ऑप्शन में है। तो इस हालत के अंदर हमें सिर्फ प्राइवेट स्पीच को टिक करना है, क्योंकि ईगोसेंट्रिज्म वाइगोस्की का कंसेप्ट नहीं है, ईगोसेंट्रिज्म जीन प्याजे का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? जीन प्याजे का। तो हमको प्राइवेट स्पीच करना है सिलेक्ट, क्योंकि ईगोसेंट्रिज्म के अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं रहता, प्राइवेट स्पीच के अंदर जो है मेन पॉइंट वो है सेल्फ रेगुलेशन का। ओके, ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर के बच्चे की लर्निंग किस तरीके से होती है, एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करके बता देता हूँ कि वाइगोस्की ने कहा था कि ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। सोशल इंटरेक्शन तो बहुत ही सिंपल है कि अपने आसपास के माहौल में और माहौल में मौजूद लोगों से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखेगा। कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा उसके डेवलपमेंट पर। जो कल्चर के अंदर कुछ कल्चरल टूल्स रहते हैं जिसका इस्तेमाल बच्चा करता है, जिसके 2 टाइप्स रहते हैं, एक रहता है टेक्निकल टूल्स, एक रहता है साइकोलॉजिकल टूल्स। टेक्निकल टूल्स जो डिजिटल होते हैं, और साइकोलॉजिकल टूल्स जिसमें लैंग्वेज साइंस सिंबल्स आती है। लैंग्वेज को बच्चा एज ए टूल इस्तेमाल करेगा। 3 साल की उम्र तक पहुंचने तक थॉट और लैंग्वेज अलग अलग रहेंगे, 3 साल में जाकर मर्ज हो जाएंगे। 3 टाइप रहेंगी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। सोशल स्पीच को सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर या सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच भी कहते हैं, जिसमें बच्चा रोकर हंसकर किसी भी तरीके से अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्राइवेट स्पीच में जो है ये सेल्फ रेगुलेशन होता है, जब बच्चे अपने आप से बात करते हैं, बुलंद आवाज में, लाउड आवाज में अपने आप से बात करते हैं बच्चे, वो है प्राइवेट स्पीच। और आखिरी है इनर स्पीच, जो ही मन के मन में बात होती है, और इसमें लैंग्वेज और थॉट दोनों होते हैं। अब इसमें मैं आपको एक निमोनिक डिवाइस देता हूँ ये तीनों चीजें याद रखने का, जिस तरीके से मैंने आपको पियाजे की थ्योरी में भी दिया था, SPCF 4 याद रखने के लिए उसके स्टेजेस। तो सोशल स्पीच का आप एस उठा लो, सोशल स्पीच का एस उठा लो, प्राइवेट स्पीच का P उठा लो, इनर स्पीच का I उठा लो, और इन तीनों को उल्टा कर दो तो हो जाएगा IPS। IPS IPS इसको याद रखना, IPS इनर प्राइवेट सोशल, सोशल प्राइवेट इनर स्पीच। ओके, अभी तीनों चीजें आपको समझाने के बाद में एक दूसरे पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं कि बच्चा सीखता किस तरीके से है, उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, उसके बारे में पियाजे ने 3 अलग अलग कंसेप्ट दिए थे। एक था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक है स्कैफोल्डिंग, और एक है मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये तीनों चीजें आपस में काम करके बच्चे का जो डेवलपमेंटल टास्क है वो पूरा करने में
मदद करती है, कोई नई चीज सीखने में उसे मदद करती है। अब ये तीनों चीजें हम देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले है ZPD, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके सर। दूसरे नंबर पर है स्कैफोल्डिंग, दूसरे नंबर पर है स्कैफोल्डिंग, और तीसरे नंबर पर है MKO, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब एक एग्जाम्पल लेंगे अपन, और एक एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छे तरीके से और एकदम सिंपल तरीके से ये तीनों कंसेप्ट को समझेंगे। आप ये समझो कि ये जो दायरा है, ये जो दायरा है, ये जो सर्कल है, ये उस बातों को दर्शाता है जो एक बच्चा बगैर किसी की मदद के अभी कर सकता है। ये वो काम है, ये वो एक्टिविटी है जो बच्चा बगैर किसी की मदद के कर सकता है। और ये वो दायरा है, ये वो सर्कल है जो बच्चे को अगर किसी की मदद मिल गई तो वो काम कर सकता है। और ये जो तीसरा दायरा है, ये वो दायरा है जिसमें अगर बच्चे को मदद मिल भी गई फिर भी वो काम नहीं कर सकता। सर पूरा बाउंसर गया, कुछ समझ में नहीं आया, तुमने 3 सर्कल बना दिया, ऐसा लग रहा ये केक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक लड़का है हमारा सोनू। सर आप बात बात पे सोनू को लेकर आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि सोनू भी हमारा एक टीचर है। एक लड़का है सोनू, सोनू है दूसरी क्लास में, 2nd स्टैंडर्ड में। सोनू को एडिशन करते आती है, सोनू को एडिशन करते आती है। सोनू को पता है कि 3 + 4 = 7। 3 और 4 को अगर कभी मैं मिलाऊंगा तो 7 हो जाएंगे, ये सोनू को आता है। तो ये है सोनू का जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो सोनू बगैर किसी की मदद के कर सकता है। ये क्या है? जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट जो हो चुकी है, जहां उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, उसको बोलना नहीं पड़ता एडिशन करने के लिए कि ये किस तरीके से होती है, वो खुद ही खुद ये कर लेता है। तो ये है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। मगर सोनू को ये नहीं पता कि 3 × 4 कितना होगा, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करना है, उसको ये नहीं आता। लेकिन अगर सोनू को एक अच्छा टीचर मिल जाए, सोनू को एक अच्छा टीचर मिल जाए तो वो मल्टीप्लीकेशन करना सीख लेगा, वो एक मल्टीप्लीकेशन करना सीख लेगा। इसी को कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि सही मदद मिल जाने से जो बच्चे की संभावित डेवलपमेंट, संभावित विकास है, उसे कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी आप सीटेट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, मगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, सही पढ़ाने वाला मिल जाए, तो आप सीटेट का एग्जाम क्रैक कर लोगे। ये है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसको बुकिश लैंग्वेज में इस तरीके से कहा जाता है कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट चाइल्ड कैन एक्चुअली डू विदाउट एनी हेल्प एंड व्हाट चाइल्ड कैन डू विथ सम हेल्प इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन दोनों में का जो अंतर है, यानी कि जो बात बच्चा बगैर किसी की मदद के कर सकता है और जो किसी की मदद के साथ कर सकता है, इन दोनों में का जो डिफरेंस है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। द डिफरेंस बिटवीन what a child can do and what he can achieve with some help is called zone of proximal development। ओके, ये एमसीक्यूज के अंदर भी आया है।
सीधे सीधे अपने को ये याद रखना है कि बच्चे की होने वाली वो संभावित डेवलपमेंट, बच्चे की होने वाली वो डेवलपमेंट जो बगैर जो किसी की मदद से हासिल की जा सकती है, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सर फिर स्कैफोल्डिंग किसी को किसको कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे जो मदद दी जाती है, जो मदद दी जाती है उस मदद को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अब आप ये सोचो कि एक लड़का है, उसको साइकिल चलाना सीखना है, उसको साइकिल चलाना अभी नहीं आता। अब अगर कभी उसको सही तरीके से ये मदद मिल गई, सही तरीके से ये गाइडेंस मिल गया कि साइकिल किस तरीके से चलाई जाती है, तो वो साइकिल चलाना सीख सकता। ये है उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कि बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता है अगर उसे मदद मिल जाए तो। अब जो मदद उसको दी जाएंगी वो क्या कही जाएंगी? स्कैफोल्डिंग। अब एक बात याद रखना कि जो हेल्प दी जाती है, ये जो हेल्प दी जाती है, ये हेल्प टेम्पररी होती है, ये हेल्प टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई आपको साइकिल चलाना सिखाएगा तो पीछे आपकी कैरिल पकड़कर हमेशा जिंदगी भर आपके साथ में चलता रहेगा, नहीं। जब आप साइकिल चलाना सीख जाओगे तब आपको छोड़ दिया जाएगा। जब सोनू ये मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाएगा तब सोनू को छोड़ दिया जाएगा आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जब आपका सीटेट का सिलेबस पूरा हो जाएगा, मॉक टेस्ट पूरे हो जाएंगे, तब आपको एग्जाम हॉल में छोड़ दिया जाएगा पेपर देने के लिए, ताकि आप वो पेपर क्रैक कर सके। ठीक है, तो वो टेम्पररी हेल्प जो बच्चे को दी जाती है वो डेवलपमेंटल टास्क अचीव करने के लिए, उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। फिर अब मोर नॉलेजेबल अदर्स किसको कहेंगे? मोर नॉलेजेबल अदर्स उन लोगों को कहेंगे जो ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सोनू के केस में जो उसका टीचर है वो है मोर नॉलेजेबल अदर्स। वो जो हमने साइकिल चलाने का एग्जाम्पल देखा था, जिसमें एक बच्चे को साइकिल सीखना है, उसके पप्पा उसकी साइकिल पीछे से पकड़कर उसको साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो उसके जो पप्पा है, उसके फादर है, वो है मोर नॉलेजेबल अदर्स। इस पूरे सिनारियो में जो मैं आपको सीटेट का पेपर क्रैक करने की कोचिंग दे रहा हूं, तो मैं आपके लिए हूं मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये कोई भी हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ा इंसान ही होगा, कोई छोटा बच्चा या फिर छोटी उम्र का इंसान भी बड़े उम्र के इंसान को बहुत सारी चीजें सिखा सकता है। एक पोता अपने दादा को स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सिखाता है, तो वो पोता अपने दादा के लिए मोर नॉलेजेबल अदर है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर क्या है। चलो अब इसके बाद में जो लिव वाइगोस्की थे, लिव वाइगोस्की बहुत ज्यादा जोर देते थे ग्रुप में काम करने को। किसमें? ग्रुप में काम करने को। अकेले काम करने के अंदर जो डेवलपमेंट होती है और जो ग्रुप में काम करने में डेवलपमेंट होती है, तो सोशल इंटरेक्शन से उनका मतलब यही था कि जब सब लोग काम करेंगे मिलकर तो डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होंगी। तो लर्निंग के कुछ अलग अलग टाइप्स थे। जो ग्रुप में मिलकर लर्निंग होती है, जो सब मिलकर सीखते हैं, अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग तरीके की लर्निंग है, वो हमें देखना है। सबसे पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग, जब अलग अलग ग्रुप्स, बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स एक साथ में आएंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, और कोऑपरेट कर कर जब सब एक दूसरे से सीखेंगे, तो वो है कोऑपरेटिव लर्निंग। दूसरा है कोलैबोरेटिव लर्निंग। दूसरा है कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कोलैब चलते रहते हैं ना, तो ये उसका एग्जाम्पल है कि दो लोग आपस में आएंगे, एक दूसरे के साथ कोलैब करेंगे और सीखेंगे। ये है कोलैबोरेटिव लर्निंग। तीसरा है रेसिप्रोकल लर्निंग। तीसरा है रेसिप्रोकल लर्निंग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट और टीचर। स्टूडेंट और टीचर, एक क्लास में एक टीचर बच्चों को कुछ टास्क देता है, बच्चे उस टास्क के जरिए सीखते हैं। बच्चों को कुछ परेशानी जाती है, वो टीचर से क्वेश्चन करते हैं और उनके क्वेश्चन से टीचर भी कुछ सीखता है, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, तो वो है रेसिप्रोकल लर्निंग। और चौथी है असिस्टिव लर्निंग। क्या है? असिस्टिव लर्निंग।
जब कोई सहायता दी जाती है सीखने में, असिस्ट किया जाता है, तब होती है असिस्टिव लर्निंग। नंबर 5 पर है पीयर ट्यूटरिंग। नंबर 5 पर है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर का मतलब होता है जो आपके दोस्त लोग आपके साथ स्कूल में रहते हैं, आपके बैचमेट्स, आपके क्लासमेट। 10th और 12th में आपने देखा होगा किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है तो किसी बच्चे का साइंस अच्छा है, तो मैथ्स वाला साइंस वाले को बोलता है कि भाई तू मेरे को साइंस पढ़ा दे, साइंस वाला बोलता है कि भाई तू मेरे को मैथ पढ़ा दे। और कोई कोई किसी एक बच्चे के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तू हमको पूरा सिलेबस पढ़ा दे। तो ये जब बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं तो ये कहा जाता है पीयर ट्यूटरिंग। वाइगोस्की की थ्योरी में सिर्फ इतना ही था। बस सर इतना ही था? हाँ, वाइगोस्की की थ्योरी में सिर्फ इतना ही था। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जहां भी लेव वाइगोस्की का नाम आएगा वहां पर सोशल इंटरेक्शन का नाम आएगा, वहां पर कोलैबोरेटिव लर्निंग, आपस में साथ में मिलकर सीखने का नाम आएगा। तो वाइगोस्की के अंदर सबसे बड़ी बात ये याद रखना कि वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सोशलाइजेशन को, सोशल इंटरेक्शन को, कल्चर को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। लैंग्वेज में ये बात याद रखना कि उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज 3 तरीके की रहती है। पहली होती है सोशल स्पीच, दूसरी होती है प्राइवेट स्पीच, तीसरी होती है इनर स्पीच। सोशल स्पीच जो बच्चा दूसरों से बात करेगा, जो बच्चा दूसरों से बात करेगा चाहे जैसे भी करे, चाहे जैसे भी करे, इसे सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर भी कहा जाता है। एज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाइगोस्की नहीं देते। तुमने नहीं भी याद रखे तो कोई दिक्कत नहीं, एज के क्वेश्चन तुम्हारे को इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, सीटेड अभी तक देखा गया है। ओके, फिर दूसरी जो स्पीच है वो है, दूसरी स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा बुलंद आवाज में, लाउड आवाज में अपने आप से बात करेगा, इसे सेल्फ रेगुलेशन भी कहा जाता है। और ये बात याद रखना, ईगोसेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच में कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो एक नंबर से हाथ धो बैठोगे। और तीसरी स्पीच है इनर स्पीच, जो मन के मन में बात होती है, जिसमें थॉट इंक्लूड होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने देखा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे की संभावित विकास, बच्चे का संभावित डेवलपमेंट जो किसी की मदद के जरिए हासिल हो सकता है। स्कैफोल्डिंग उस डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प, और मोर नॉलेजेबल अदर्स जो वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर आपने साइकिल चलाने का एग्जाम्पल याद रखना। बच्चे में ये क्षमता है कि वो साइकिल चलाना सीख सकता है, अगर उसे किसी की मदद मिल जाए तो ये होगा उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो स्कैफोल्डिंग है, जो उसके पप्पा टेम्पररी तौर पर उसके पीछे साइकिल को पकड़ कर चल रहे हैं, जो उसको मदद दे रहे हैं, यह है स्कैफोल्डिंग। और उसके फादर ने जो उसे मदद दी है तो उसके फादर उसके लिए होंगे मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब लास्ट में हम एक काम करेंगे कि वाइगोस्की और जीन प्याजे, इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है वो एक बार देख लेंगे। वाइगोस्की और जीन प्याजे, क्योंकि एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे और दोनों की जो थ्योरी है वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर है। एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो इनके डिफरेंस देख लेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, और ये क्या थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और ये हेरिडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इन्होंने एज पर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया, इन्होंने एज पर बहुत ज्यादा जोर दिया। इन्होंने डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस कहा कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस कहा। इन्होंने कहा था कि लर्निंग बच्चे में पहले आएंगी, लर्निंग प्रीसीड करेंगी डेवलपमेंट को। इन्होंने कहा कि नहीं, डेवलपमेंट पहले आएंगी, बच्चे की डेवलपमेंट पहले आएंगी, उसके बाद बच्चा सीखेगा, डेवलपमेंट प्रीसीड करेंगी लर्निंग को। ओके, लेव वाइगोस्की की थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और ये बहुत बार पूछी जाती है। जीन प्याजे, लेव वाइगोस्की और कोलबर्ग, ये तीनों का ही राज चलता है सीटेट में। आप जहां पर भी कोई भी साल का पेपर उठाकर देख लो। मैंने आपको वाइगोस्की की पूरी थ्योरी पढ़ा दी है इस लेक्चर में। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा
तो मुझे कमेंट कर कर बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर और फिर भी नहीं समझा तो ये लेक्चर को डबल से देखना, आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आने वाले वीडियो में हम जो पिछले साल या फिर पिछले पे एग्जाम्स में जो वाइगॉस्की के ताल्लुक से इस थ्योरी पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट भी दूंगा एमसीक्यूज की सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बिना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के सीटेट का एग्जाम निकालना आप भूल जाओ, निकल ही नहीं सकता अगर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करे तो। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो आपके दोस्त टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो। मेरा नाम है शाहरुख शेख, ये है माई डिपेन एकेडमी। थैंक यू।